Good morning, students. Today we are going to start our next topic, depreciation of chapter number 2. लास्ट टॉपिक में हमने किया था कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को हमने दो तरह से एडिशन किया था. दो पॉइंट्स को एडिशन करके हमने बनाया था. फर्स्ट इज नेट एडिशन और सेकंड हमने पार्ट लिया था डेप्रिसिएशन, यानी कि रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक. तो उन दोनों को प्लस करके हमारे पास ग्रोस इन्वेस्टमेंट बनता था. आज हम डेप्रिसिएशन के कंसेप्ट को थोड़ा सा और आगे डिफाइन करते हैं. While fixed assets are in use, they go down in the value owing to these reason. यानी कि जो फिक्स एसेट है जब हम उसको रेगुलरली यूज करते रहते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो डाउन हो जाती है. वैल्यू मीन्स मार्केट वैल्यू उसकी कम हो जाती है. किस रीजन की वजह से? फर्स्ट है नॉर्मल वेयर एंड टियर. जब भी हम किसी भी चीज को इस्तेमाल करते हैं तो वो खराब हो जाती है, टूट फूट जाती है ना. तो उस चीज को बोलते हैं कि हमारी चीज की वैल्यू डाउन हो गया क्योंकि वो थोड़ी सी खराब हो चुकी है. सिमिलर एक्सीडेंटल डैमेजेस, कई बार हम उसका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं करते, रिपेयरिंग टाइम पे नहीं करवाते, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ना मेंटेन करने की वजह से हमारे पास जो आइटम है फिक्स एसेट की वो डैमेज होना शुरू हो जाती है. और नेक्स्ट आता है एक्सपेक्टेड एब्सोलिसेंस. एब्सोलिसेंस क्या होता है कि जब भी हम उसको बोलते हैं आउटडेटेड हो जाना, पुरानी हो जाना. एब्सोलिसेंस का मतलब आउटडेटेड. तो कई बार ये चीज हमारी ऐसी हो जाती है कि हमें लगता है कि अब इस टाइम पे इसका कोई यूज नहीं है, हमें ये काम में नहीं आने वाली. दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड एब्सोलिसेंस. जैसे कोई पुरानी चीज हम यूज कर रहे हैं, फिर टाइम के बाद उसका यूज नहीं होता. सपोज कर लो कि पुराने टाइम के अंदर थोड़ा पहला कुछ टाइम पहले ही टाइपराइटर्स मशीन चलती थी, तो हर एक डिपार्टमेंट में, हमारे ऑफिसेज में टाइपराइटर से हम काम लेते थे. लेकिन आज की डेज में क्या होता है, नाउ दीज डेज हम कंप्यूटर के ऊपर डिपेंडेंट हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, तो हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं. तो वो पुरानी वाली जो मशीन्स थी टाइपराइटर, वो क्या हो चुकी है, आउटडेटेड हो चुकी है. ठीक है, ऑब्सोलिसेंस हो चुकी है. तो इट मीन्स हम बोलते हैं उसको एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस. तो इट मीन्स कि जब भी हमारी चीज़, ये 3 पॉइंट हैं डेप्रिशिएट होने के, इन तीनों से अगर भी हमारे को नुकसान होता है तो वो नुकसान, वो जो लॉस है वो हम कहाँ से मेंटेन करते हैं, वो लॉस हम कैसे मैनेज करेंगे. तो उसको मैनेज किया जाता है, एक फंड हम बनाएंगे, फंड से हम उसको मैनेज करते हैं. ठीक है, उसको हम फंड भी कह सकते हैं और प्रोविज़न भी कहते हैं. ये प्रोविज़न हम कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? ये फिक्स एसेट्स के लिए हमें ये प्रोविज़न बनानी पड़ती है. फिक्स एसेट्स के लिए, चाहे वो मशीनरी है, प्लांट है, कोई फैक्ट्री है, बिल्डिंग है, तो उन सब के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, फिक्स एसेट्स के लिए एक एनुअल बेसिस के ऊपर हमें एक फंड या प्रोविज़न जो है वो मेंटेन करनी पड़ती है. बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन देयर विल बी अ नीड टू बी रिप्लेस द फिक्स एसेट. अब ये प्रोविज़न क्यों बनाते हैं? कई बार ऐसा होता है कि जब हमारी चीज़ बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, बहुत ही ज़्यादा डेप्रिशिएट हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो उस समय हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, नीड टू बी रिप्लेस द आइटम. हमें लगता है कि हमें अपनी फिक्स एसेट को रिप्लेस कर देना चाहिए, उसको अब हमें क्या कर देना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए टू न्यू वन आइटम के साथ. पुरानी वाली को बेच के न्यू हमें खरीदनी चाहिए. उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ द फिक्स एसेट्स. तो उसको रिप्लेस करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें फंड की जरूरत है. फंड मतलब पैसा. नीड प्रोविजन ऑफ फिक्स एसेट. तो हमें लगता है कि एकदम से हम कंपनी के पास, फर्म के पास, हमारे प्रोड्यूसर के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो नई चीज सडनली लेके आ सके. तो उसके लिए वो थोड़ा थोड़ा अपने प्रॉफिट में से पैसा निकाल के रिटेन करते रहते हैं, एक फंड के अंदर जमा करते रहते हैं. उसको बोलते हैं प्रोविजन के अंदर पैसा जोड़ना, नीड प्रोविजन. तो इसीलिए हर एक फिक्स एसेट की जो बहुत सेवरल टाइम तक हमारे पास रहती हैं, ऐसी एसेट्स, उनके लिए हमें प्रोविजन जो है वो बनानी ही पड़ती है. हम कुछ पैसा जो है मनी रिटेन करते हैं, अलग से रखते हैं. किसके अंदर? एक प्रोविजन के अंदर, एक फंड के अंदर, अलग से एक गुल्लक के अंदर हम पैसा जमा करते हैं. सपोज कर लो, तो इट मीन्स एक फंड हमने अलग से तैयार कर लिया ताकि कभी भी जरूरत पड़ेगी, रिक्वायरमेंट होगी, तो उन्हीं में से फंड में से पैसा यूटिलाइज करके हम न्यू मशीन को परचेज कर सकते हैं, उसको पुरानी वाली को रिप्लेस करके. क्लियर? तो दैट इज कॉल्ड द डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड. इसी को हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड भी कहते हैं या प्रोविजन फंड भी कहते हैं, प्रोविजन भी कहते हैं. क्लियर? अब ये डेप्रिसिएशन फंड अगर हम नहीं क्रिएट करते तो उसका क्या नुकसान है? अगर प्रोड्यूसर नहीं करता तो
अगर डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड मेंटेन नहीं किया जाता, ठीक है, अगर ये मेंटेन नहीं किया जाता, नॉट मेंटेन, तो उस केस में क्या होता है कि हमारे पास अगर ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, इट मीन्स इकोनॉमी के अंदर डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड नहीं है, तो हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो हमने इन्वेस्टमेंट कम करी, ठीक है। अगर हम इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट भी कम करते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, उसका पूरा इम्पैक्ट हमारे लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर पड़ता है, लेवल ऑफ आउटपुट भी कम होगा। अगर हम पैसा ही नहीं लगा रहे हैं, हमने रिप्लेसमेंट नहीं करी है, नई मशीनें नहीं लेके आए, तो मशीनें नहीं लेके आए इट मीन्स हमने पैसा नहीं लगाया, इन्वेस्टमेंट कम करी है, इन्वेस्टमेंट कम करी है तो लेवल ऑफ आउटपुट कम हो जाएगा, यानी कि प्रोडक्शन कम हो जाएगा। और अगर प्रोडक्शन कम हो गया तो उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा कि द लेवल ऑफ इनकम ऑल्सो डाउन, इनकम भी क्या हो जाएगी हमारी, कम हो जाएगी, क्योंकि अगर प्रोडक्शन नहीं है तो प्रोडक्शन को बेच के ही इनकम कमाते हैं, तो इट मीन्स उस साल इनकम भी कम है। और अगर हमारे पास इनकम नहीं है, हमारे पास ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए नहीं है, ना तो फंड है, हमने ज़्यादा आउटपुट देना है, तो एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी। बट ऑब्वियस है कि अगर हम आगे बढ़ाना नहीं चाहते आउटपुट को, तो उस टाइम हमें ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी। इट मीन्स कि अगर हमारा ये टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है कि जब हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते, और इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते, क्योंकि हमने फंड के अंदर पैसा जो है वो इकट्ठा नहीं किया था। इट मीन्स प्रोड्यूसर के पास अब पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, सो दे नेवर इंड्यूस टू इन्वेस्ट, ना तो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद ना ही लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ता है, ना इनकम बढ़ती है, ना एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। तो इससे क्या हो जाता है, हमारी इकॉनमी जो है वो क्या हो जाती है, डाउन, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक स्लो डाउन। स्लो डाउन का मतलब कि हमारी जो इकॉनमी है वो एक ऐसे ट्रैप के ऊपर चली जाती है जिससे हमारी जो इकॉनमी है वो डाउन हो जाती है। हमारी जब इकॉनमी के अंदर हर चीज़ डाउन दिखती है तो उसको बोलते हैं कि इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया है, ठीक है, उसको बोलते हैं लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप। तो ये प्रॉब्लम आती है अगर हम रिजर्व फंड नहीं जनरेट करते हैं। एक नेक्स्ट टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अनएक्सपेक्टेड एब्सोलिसेंस। अभी हमने रीड किया था एक्सपेक्टेड एब्सोलिसेंस क्या होता है, उसके अंदर था कि हमें पहले से पता होता है कि क्या होने वाला है। पीपल नो दिस टू बी हैपन इन लॉन्ग रन, कि लंबे टाइम के अंदर ये चीज़ होने की उम्मीद होती है, ठीक है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद हमें पता है वो चीज़ जो है वो आउटडेटेड हो ही जाएगी। लेकिन अनएक्सपेक्टेड वाले केस में क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड मतलब पीपल डोंट नो व्हाट टू बी गोइंग इन द नेक्स्ट मोमेंट, कि हमें नहीं पता कि आगे वाले टाइम में क्या होने वाला है, दैट इज द अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। तो ये जो होता है इसके दो पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है जैसे कि नेचुरल क्लैमिटीज आ जाती हैं, कोई फ्लड आ गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई भी डिजास्टर अगर हम बात करें, कोई आग लग गई, फायर हो गया, है ना, तो इन केसेस के अंदर अगर हमारा जो फिक्स एसेट का स्टॉक है वो खराब हो जाता है, फिक्स एसेट हमारी खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड द अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। और एक पॉइंट और है फॉल इन मार्केट वैल्यू, अगर हमारे मार्केट की वैल्यू जो है वो गिर जाती है, ठीक है, एसेट की वैल्यू कम होगी, जिसमें जितने में हमने चीज खरीदी थी 4 साल पहले, आज 4 साल के बाद उस चीज की वैल्यू जो है उसके हाफ से भी कम हो गई है, ठीक है, 50% से भी कम हो गया है, तो इट मीन्स क्या हो जाता है कि दैट इज द वैल्यू अगर कम हो जाती है, दैट इज कॉल्ड द ऑल्सो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। इन दोनों के केस में अगर लॉस होता है, अगर कोई लॉस होता है तो उसको क्या कहते हैं हम, कैपिटल लॉस, ठीक है। अब ये कैपिटल लॉस जो है ये कैसे मैनेज किया जाता है, हमने ऊपर देखा था कि अगर हमारे पास, चलो बाद में बताते हैं, पहले हम करते हैं कि ये कैसे मैनेज किया जाता है। ये मैनेज किया जाएगा थ्रू द इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के थ्रू हम इसको मैनेज कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि फिक्स एसेट्स के बारे में हमने इंश्योरेंस करवाया होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी से हमें वो लॉस जो है वो मिल जाता है, उसका हमें पैसा मिल जाता है, तो हमारा जो लॉस है वो कवर हो जाता है, जिसको हम कैपिटल लॉस बोलते हैं। अब हम ऊपर चलते हैं कि हमारे पास जब 3 केसेस डेप्रिसिएशन के थे तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं, हमारा जो पोर्शन है ये तीनों केसेस के लिए क्या हो गया हमारी चीज,
की वैल्यू डेप्रिशिएट होगी। तो डेप्रिशिएट का जो लॉस हमें झेलना पड़ता है वो हम कैसे मैनेज करते हैं, उसके लिए हमें फंड बनाते हैं जिसको हम डेप्रिशिएशन रिजर्व फंड कहते हैं। तो इट मीन्स ये जो डेप्रिशिएशन का है पोर्शन, इसको फंड में से हम मैनेज कर लेते हैं, वहां से पैसा लेते हैं, जो भी अगर हमें नुकसान होता है तो हम वहीं से लेके उसकी रिपेयरिंग कर लेते हैं, रिप्लेस करके हम उस चीज को सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस की वजह से अगर आपके कोई एसेट के ऊपर कोई भी फर्क पड़ता है, उसका लॉस झेलना पड़ता है, तो वो उसको कैपिटल लॉस बोला जाता है और उसको हमने इंश्योरेंस क्लेम के थ्रू बैलेंस में लेके आते हैं। हम क्लेम करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, उसके बदले में हमें पेमेंट मिल जाती है। क्लियर? तो ये था पूरा टॉपिक हमारा डेप्रिसिएशन का। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं कि स्टॉक का मतलब क्या होता है। स्टॉक का मतलब होता है कि कोई भी चीज एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर हम किसी चीज की भी वैल्यू को काउंट करते हैं तो उसको स्टॉक कहते हैं, कि कितनी चीज हमारे पास पड़ी हुई है, अनसोल्ड स्टॉक जिसको बोलते हैं, जितना अनसोल्ड हमारे पास पड़ा हुआ है वो क्या कहलाता है, सोल्ड स्टॉक, कि इतना स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। फ्लो क्या होता है, जितनी चीज हमारे यहाँ से चली गई है, बेच दी है हमने, सेल कर दी है, हमारे यहाँ से विड्रॉ हो चुकी है, निकल चुकी है, दैट इज कॉल्ड फ्लो। ठीक है, इसको डिटेल में हम इसके पॉइंट्स रीड करेंगे, उससे पहले सम एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कि स्टॉक और फ्लो हम किसको मानते हैं और किसको नहीं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर एक शॉपकीपर के पास उसे कोल्ड ड्रिंक मतलब बेचना है, उसने उसकी दुकान के ऊपर कोल्ड ड्रिंक है, तो उसने अपने स्टॉक के अंदर रखे हुए हैं 9 बॉटल उसके पास कोल्ड ड्रिंक की पड़ी हुई है। क्लियर? और ये हमने कब ये चेक किया था कि 9 बॉटल उसकी शॉप पे पड़ी हुई है, इन द मॉर्निंग। ये हमने डिसाइड किया मॉर्निंग में। ठीक है, तो जब भी हमें ये स्टॉक की फॉर्म में ही गिना जाता है, जब भी हमें पता चला मॉर्निंग में इतनी उसके पास बॉटल्स हैं और इसने बॉटल्स क्या करनी है, सेल करनी है। राइट? अब हम बात करते हैं ऑन द शॉप इन द इवनिंग। अब हम शाम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इवनिंग के ऊपर जब हमने स्टॉक को चेक किया, हमने बॉटल्स को चेक किया, तो वहां पे सिर्फ 4 बॉटल्स हमारे पास रिमेनिंग है, यानी कि बची हुई बॉटल्स है। तो इसको बोलते हैं स्टॉक, यानी कि बचा हुआ। यहाँ पे शॉपकीपर परचेज करके लेके आता है 9 बॉटल्स टू सेल इन द मार्केट, लेकिन शाम तक उसकी जितनी भी बिक जाती हैं, उसके बाद रिमेनिंग जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड द स्टॉक। यानी कि शाम को हम अंदाजा लगाते हैं एक खास टाइम पीरियड के ऊपर, कब, इवनिंग में। तो इवनिंग को कितनी बॉटल्स बचे, जितना भी अनसोल्ड पोर्शन बच गया दैट इज स्टॉक। अब ये बीच में जो बाकी है, अभी तक जो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो ड्यूरिंग द डे दिन में। ठीक है, ड्यूरिंग द डे वो सुबह से लेके इवनिंग तक के टाइम के अंदर बाकी चीजें क्या हो चुकी हैं, सेल हो चुकी हैं। सेल हो चुकी हैं मतलब बाकी कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल का फ्लो हो चुका है, उसकी दुकान से वो चीजें बिक चुकी हैं। इसको बोलते हैं, सुबह से शाम तक का जो टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि हमने यहाँ पे कहाँ से लेके कहाँ तक की अगर बात करते हैं, सुबह से शाम तक की बात करते हैं, मंथ के स्टार्टिंग से मंथ के एंड तक की बात करते हैं, हम 1 घंटे से 1 घंटे के एंड तक की बात करते हैं, तो कुछ भी अगर हम लेते हैं किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के बीच में कितना भी आया या स्टॉक गया, जो भी चीज गई, उसको हम फ्लो गिनते हैं। क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम सुबह से इवनिंग तक के बीच का जो टाइम है उसको पीरियड ऑफ टाइम बोल रहे हैं हम। उसने क्या किया, सेल कर दिया अपने प्रोडक्ट को, कोल्ड ड्रिंक्स को। और लास्ट में जब हमने शाम को, जब वो शॉप वाइंड अप करने वाला था, बंद करने वाला था, तो उस टाइम हमने देखा कि उसके पास कितनी बॉटल्स रिमेनिंग है, दैट इज कॉल्ड द स्टॉक। एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं हम कि अगर सपोज कर लो एक टैंक के अंदर हमने पानी फिल किया, ठीक है, और 1000 लीटर पानी मैंने इस टैंक के अंदर फिल कर दिया इन द मॉर्निंग या मंडे को, आप डे वाइज काउंट करना चाहते हो, जैसे भी आपको लगता है, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो उसके बाद जब हमने इवनिंग में इसको चेक किया तो हमारे पास सिर्फ 300 लीटर वाटर उस टैंक के अंदर रह गया। इट मीन्स 700 लीटर वाटर कहाँ गया, वो हमने यूज कर लिया। ठीक है, उसको हमने कंज्यूम कर लिया
अपने किसी भी काम के लिए, तो वो क्या हो गया हमारा फ्लो। जितना हमने डाला था उस टाइम पे भी अगर हमने चेक किया, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब मॉर्निंग का टाइम था, तो मॉर्निंग हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हमने चेक किया तो 1000 लीटर हमने फिल कर दिया, राइट। फिर इवनिंग के टाइम के ऊपर जब हमने दोबारा चेक किया तो वो क्या हो गया, फिर से एक पॉइंट ऑफ टाइम है, कब का, इवनिंग का। हम यहाँ पे लिखते हैं इवनिंग की पॉइंट ऑफ टाइम के थ्रू, तो इवनिंग के अंदर हमने फिर से उसको क्या लिखते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम होता है एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर। पहले पर्टिकुलर टाइम क्या था, मॉर्निंग में हमने उसको फिल किया था। फिर इवनिंग में फिर से हम ले रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, हमने फिर से चेकआउट किया, 300 लीटर वाटर उसमें है, क्लियर। तो ये कहलाता है स्टॉक। ये भी स्टॉक की वैल्यू है और ये भी स्टॉक की ही वैल्यू है। लेकिन इसके बीच में जो पूरा दिन हम उसका यूज करते रहे वाटर का, हमने उसको कंज्यूम किया, कितना लीटर हमने यूज कर लिया, हमने 700 लीटर वाटर जो है वो वहां से टैंक से यूज कर लिया। इट मीन्स इतना पानी जो है वो फ्लो हो गया, इतना पानी का यूज हो चुका है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फ्लो। जो भी चीज हमारे स्टॉक को बढ़ाती है, इसमें अगर और डाल देंगे, वैसे इसमें स्पेस नहीं है, अगर टैंक हमारा बड़ा है, इसमें हम और पानी डालते हैं तो वो भी क्या हो गया, जब पानी डालेंगे तो वो हो गया फ्लो, क्योंकि हमने इसके अंदर और पानी डाला है। जब इसमें से पानी निकालते हैं, कम करते हैं, तब भी क्या होता है, फ्लो। लेकिन अगर हम पानी निकालने या डालने की बात ना करें, सिंपल उसी मॉर्निंग के पॉइंट ऑफ टाइम पे हम चेकआउट करें कितना है, तो जितना भी हम मेजरमेंट करेंगे दैट इज द स्टॉक, उसको हम स्टॉक कहते हैं। सेम इवनिंग को जब हम चेकआउट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर हमने चेक किया तो वो क्या हो गया, स्टॉक, ठीक है। अब इसको हम पॉइंट्स वाइज रीड करते हैं। एक एग्जाम्पल और है, ये भी हम करके उसके बाद इसके पॉइंट्स रीड करते हैं ताकि हमें वो प्रॉपर समझ में आ जाए। सपोज कर लो बैंक के अंदर 20,000 रुपीज जो है हमने जमा कराए हुए हैं, ठीक है, हमारा डिपॉजिट है। और कौन सी डेट को हमने जहां पे जमा करवाया है, पैसा डिपॉजिट करवाया है 1 जनवरी 2020 को। तो इट मीन्स ये क्या हो गया, ऑन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर मैंने इसको जमा कराया। मेरे लिए पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट क्या है टाइमिंग का, 1 जनवरी 2020। इस डेट को मैंने जो है अपना पैसा 20,000 रुपीज जो है बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं, तो दैट इज कॉल्ड स्टॉक, क्लियर। इसके बाद यहाँ पे दो कंसेप्ट हमने और लिए हैं कि मैंने उसके बाद फिर से पर मंथ, हर महीने उसमें जो है मैंने डिपॉजिट करवाना है पैसा, ठीक है। तो पर मंथ मैंने क्या किया, डिपॉजिट करवाना शुरू कर दिया 2,000 रुपीज। यहाँ पे 2,000 जब मैं इसके अंदर डालती हूँ तो मेरा स्टॉक बढ़ जाता है, ठीक है। तो यानी कि मैंने फ्लो कर दिया। और मैंने कहा था कि कोई भी चीज अपने स्टॉक में अगर आप डाल रहे हो या स्टॉक से निकाल रहे हो, दोनों ही पॉइंट क्या कहलाएंगे, आपके फ्लो कहलाते हैं। सेम अगर आप पैसा डाल रहे हो बैंक के अंदर एक्स्ट्रा पर मंथ, तो वो क्या हो जाएगा, डिपॉजिट। पर मंथ क्या वर्डिंग है, ये हमारी वो वर्डिंग है जिसको हम पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। पीरियड ऑफ टाइम यानी कि हर मंथ, हर महीने आप ये काम करते हो। कोई भी हर समय, अगर हम बात करें कि सुबह से शाम तक हमारा काम चलता है, उस मंथ से लास्ट तक हमारा काम चलता है, हर मंथ हमारा काम चलता है, हर ईयर हमारा काम चलता है, हर वीक। तो पर अगर वर्ड साथ में लगा है, पर मंथ, पर मॉर्निंग, मतलब ऐसा कुछ भी, तो इट मीन्स हम उसको बोलते हैं, डिपॉजिट अगर किया है तो उसको फ्लो बोलते हैं। हम उसको बोलते हैं कि इतना पैसा हमारा और इंक्रीज हो गया तो हमने उतना पैसा में और डाल दिया, इनकी फ्लो कर दिया। अगर इसको विड्रॉल की फॉर्म में लेके जाते हैं कि 1,000 रुपीज पर मंथ हम निकालते हैं, तभी वो क्या कहलाता है, फ्लो ही कहलाता है, क्लियर। अब इसके पॉइंट्स हम रीड करते हैं, दोबारा उसी पॉइंट पे आते हैं। कंसेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो। तो इसमें हमारे पॉइंट्स हैं, फर्स्ट, स्टॉक क्या होता है, अ स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर्ड एज ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इसको हम बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के अकॉर्डिंगली जो है हम इसको लेते हैं, क्लियर। फ्लो क्या होता है, फ्लो इज अ क्वांटिटी मेजर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि इसको एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर हमें नोट करना है कितना स्टॉक हमारे पास है अनसोल्ड। और यहाँ पे फ्लो मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर मतलब चलता ही जा रहा है, ठीक है, मतलब एज गोइंग ऑन, चलता जा रहा है, सुबह से शाम तक जो चली जा रहा है, ठीक है।
तो पर मंथ पर ईयर के हिसाब से जो चली जा रहा है, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमने मेजर करके बता दिया कि कितनी क्वांटिटी है हमारी फ्लो की। क्लियर। सेकेंड, स्टॉक इज नॉट टाइम डिमेंशन। स्टॉक जो होता है वो टाइम डिमेंशंस को कंसीडर नहीं करता है। टाइम डिमेंशन मतलब यहाँ पे हमने ये नहीं देखना कि पर आवर कितना हमारे पास फ्लो हो गया, पर मंथ कितना है, हमने यहाँ पे पर ईयर इस तरह की टर्म जो है वो यूज नहीं करते, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर ही हमने अपना स्टॉक को चेक करना है। लेकिन फ्लो के अंदर जो हमारा टाइम डिमेंशंस है वो होता है, उस चीज को कंसीडर किया जाता है। इट इज डिमेंशनल, टाइम डिमेंशनल, तो इट इज मेजर्स पर आवर, पर मंथ, पर ईयर। क्लियर। स्टॉक इम्पैक्ट द फ्लो। स्टॉक जो है हमारे फ्लो को इम्पैक्ट करता है। कैसे? ग्रेटर द स्टॉक ग्रेटर द फ्लो। हमने अभी बैंक की एग्जांपल ली थी कि अगर हम जितना उसके अंदर पैसा डालेंगे, ठीक है, उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉक बढ़ जाएगा। ग्रेटर द स्टॉक करेंगे पैसा डाल डाल के, तो उतने ही ग्रेटर द फ्लो होता रहेगा। सेम टैंक के अंदर जितना हम पानी डालते जाएंगे, जितना पानी हम भर देंगे टैंक को, पहले हाफ था उसको फुल करने की उस पर आ गया पॉइंट पे, जितना स्टॉक हमने डाला जितना ग्रेटर करेंगे उतना ही हमारा इम्पैक्ट पड़ेगा फ्लो के ऊपर ही, फ्लो भी उतना ज्यादा पानी का होगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है फ्लो इम्पैक्ट द स्टॉक। तो फ्लो इम्पैक्ट द स्टॉक मतलब कि जितना हम फ्लो करेंगे उसके अंदर उतना ही स्टॉक हमारा बढ़ जाएगा। ग्रेटर द स्टॉक ग्रेटर द फ्लो, ग्रेटर द फ्लो ऑफ इनकम ग्रेटर द स्टॉक। ठीक है, ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं कि स्टॉक के बढ़ने से फ्लो बढ़ता है और फ्लो के बढ़ने से ही स्टॉक बढ़ रहा है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इंटरसेक्टरल फ्लो। अब हम बात करेंगे स्टॉक और फ्लो के टॉपिक के बाद नेक्स्ट है कि हमारे इकोनॉमीज के अंदर सेक्टर्स कितने तरह के होते हैं। 4 तरह के सेक्टर्स हम रीड करते हैं। फर्स्ट इज हाउस होल्ड सेक्टर, सेकेंड इज प्रोड्यूसर सेक्टर, थर्ड इज गवर्नमेंट सेक्टर और फोर्थ इज एक्सटर्नल सेक्टर। ठीक है, तो अभी हम इन्हीं सेक्टर्स के बीच में उनका इंटरसेक्टरल फ्लो चेकआउट करेंगे। इंटरसेक्टर मतलब एक सेक्टर का दूसरे सेक्टर के साथ क्या लिंक है, लेन देन कैसा होता है, दूसरे का तीसरे के साथ क्या लेन देन है, उसको बोलते हैं इंटरसेक्टरल फ्लो। किन किन चीजों का फ्लो इन्हीं सभी सेक्टर्स के बीच में होता है। फर्स्ट हमने किया था हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है। आपको स्टूडेंट्स पता होगा कि हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है। हाउस होल्ड मतलब कि जैसे एक आम हम जनरल पब्लिक की बात करते हैं, ये हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है। ठीक है, ये जनरल पब्लिक है हमारी। तो इस जनरल पब्लिक वाले सेक्टर का ये जो सेक्टर है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है हमारे प्रोड्यूसर सेक्टर के ऊपर। प्रोड्यूसर यानी कि हमारी फर्म्स के ऊपर। ठीक है, ये हमारी फर्में हैं, तो फर्म सेक्टर क्या है, यानी कि इसको लिख देते हैं प्रोड्यूसर्स के ऊपर। हमारा जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो टोटली डिपेंड करता है प्रोड्यूसर सेक्टर के ऊपर। क्यों डिपेंड करता है? क्योंकि एक हाउस होल्ड सेक्टर को कंजम्पशन के लिए गुड्स भी चाहिए और सर्विसेज की भी रिक्वायरमेंट होती है। उसको कंजम्पशन करनी है गुड्स एंड सर्विसेज की। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज अगर उसको चाहिए तो वह किसके ऊपर डिपेंड करेगा इस चीज के लिए? फर्म के ऊपर। क्लियर। तो यहां से हमें क्या होता है, प्रोड्यूसर सेक्टर से ये गुड्स और सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर को सप्लाई हो जाती हैं। क्लियर। इसके बाद आता है प्रोड्यूसर सेक्टर क्या होता है। प्रोड्यूसर सेक्टर जो है उसको भी अपनी नीड पूरी करने के लिए डिपेंड रहना पड़ता है फर्म्स को, यानी कि डिपेंड रहना पड़ता है किसके ऊपर? हाउस होल्ड सेक्टर के ऊपर। क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर से ही उसे क्या मिलने वाला है? कैपिटल मिलने वाला है, वहीं से उसको लेबर मिल जाएगी, और कैपिटल लेनी है तो वो भी उसको किसी आम बंदे से या उसको पर्सन्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है ताकि उसे पैसा मिल सके। ठीक है, और लैंड जमीन लेनी है उधार के तौर पे रेंट के ऊपर, तभी उसे हाउस होल्ड सेक्टर से ही वो चीज सेक्टर जो है वो मिल सकता है अपनी फर्म को चलाने के लिए। और लास्ट होता है हमारा एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है कि जो हमारे उस फील्ड को चलाता है, हमारे काम को आगे फॉलो करता है, हमारा जो प्रोड्यूसर होता है जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, एंटरप्रेन्योर। ये जो एंटरप्रेन्योर होता है
ये लैंड और कैपिटल और लेबर, ये सारे क्या होते हैं, इसको हम फैक्टर इनपुट्स भी कहते हैं, फैक्टर इनपुट्स। ये सारे फैक्टर इनपुट्स हमें कहाँ से मिलेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर से। इट मीन्स प्रोड्यूसर सेक्टर जो है वो डिपेंड करता है इन्हीं सभी चीजों को लेने के लिए हाउस होल्ड सेक्टर के ऊपर। अभी हम सिर्फ इंटर सेक्टर ही कर रहे हैं। इंटर सेक्टर मतलब सेक्टर के बीच बीच में किन किन चीजों का फ्लो होता है। हाउस होल्ड का हमने रीड कर लिया, प्रोड्यूसर का हमने रीड कर लिया। इसके अलावा और कौन से दो सेक्टर हमने बोले थे, एक होता है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर क्या है, गवर्नमेंट एज ए वेलफेयर एजेंसी एंड एज ए प्रोड्यूसर। तो गवर्नमेंट जो होता है लोगों के भले के लिए एजेंसी के तौर पे काम करता है, लोगों को अपनी पॉपुलेशन को उनकी वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ जो है वो देता है, प्रोवाइड करता है, चाहे उनको खाने के लिए हो, चाहे रहने के लिए हो, चाहे उनकी जो भी सर्विसेज हो, तो गवर्नमेंट को करना पड़ता है। सिमिलर गवर्नमेंट को प्रोड्यूसर भी बनना पड़ता है, गवर्नमेंट को इन्वेस्टर भी बनना पड़ता है, उसे बड़े बड़े मॉल, ब्रिज या बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स जो हम खोलने पड़ते हैं ताकि वो अपने रेवेन्यू कमा सके। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो किस तरह से डिपेंडेंट है हाउस होल्ड सेक्टर के ऊपर या फिर प्रोड्यूसर सेक्टर के ऊपर। ये जो बोथ सेक्टर्स हम बात कर रहे हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर या फिर प्रोड्यूसर सेक्टर, दोनों के ऊपर डिपेंड होता है हमारी गवर्नमेंट। क्यों डिपेंड होती है, क्योंकि उसको टैक्स कलेक्ट करने हैं, तो वो हाउस होल्ड सेक्टर से भी टैक्स कलेक्ट करता है, चाहे वो हमारे पास टैक्स हो, चाहे वो नॉन टैक्स रेवेन्यूज हो, तो वो सारी की सारी कहाँ से मिलेगी, उसके हाउस होल्ड सेक्टर से या फिर प्रोड्यूसर सेक्टर से। सो गवर्नमेंट सेक्टर भी इन्हीं सेक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। और सिमिलर हाउस होल्ड प्रोड्यूसर सेक्टर भी तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। किस तरह से गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि उनको सर्विसेज चाहिए तो उनको गवर्नमेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए कुछ भी लॉ अगर मार्केट में अप्लाई हुए गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर दोनों के ऊपर अप्लाई होंगे, तो वो कहाँ से मिलते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर से। अगर कोई डिफेंस चाहिए तो डिफेंस हमें गवर्नमेंट ही करवा सकती है किसी भी बड़े खतरे से। तो इट मीन्स ये सेक्टर भी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर क्या होता है कि जब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट अगर हम कोई लेना है या बाहर की कंट्री को देना है, तो वो सारा जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट है हम अपनी एरिया के अंदर ले रखते हैं या कुछ बाहर की तरफ भेजते हैं या बाहर से मंगवाते हैं, तो वो सारा हमारा एक्सटर्नल सेक्टर कहलाता है। ठीक है, ये 4 तरह के हमारे सेक्टर्स हैं। इसके पास बाद हमारा नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि रियल फ्लो क्या होता है और मनी फ्लो क्या होता है। ठीक है, ये इन्हीं सेक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है जो अभी हमने रीड किया है। हम यहाँ पे 2 सेक्टर इकोनॉमी को रीड करेंगे, क्योंकि हमारे पास वैसे तो 4 सेक्टर्स हैं, लेकिन जो +2 का सिलेबस है उसके अंदर हमें सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी को ही यहाँ पे लिया गया है। तो हम यहाँ पे 2 सेक्टर इकोनॉमी को ही रीड करते हैं। उन 2 सेक्टर में कौन कौन सी इकोनॉमी आती है, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर। तो इन दोनों के बीच में किन किन चीज़ों का लेन देन होता है रियल फ्लो और मनी फ्लो के तौर पे, हमने सिर्फ वही करना है। गवर्नमेंट सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर को इग्नोर किया गया है आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर जो है सबसे पहले क्या करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पे ये भेजता है सारे के सारे फैक्टर, सर्विसेज या इनपुट प्रोड्यूसर सेक्टर को। और प्रोड्यूसर सेक्टर जो है वो क्या देता है हमारे हाउस होल्ड सेक्टर को, वो गुड्स देता है, यानी कि गुड्स परचेज कर लो या फिर सेल बाय फर्म, कुछ भी लिख सकते हैं ऊपर। ये हमारे सेक्टर को, प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देता है, गुड्स, यानी कि गुड्स सेक्टर क्या करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं। यहाँ पे दोनों ही टर्म्स के अंदर हमने मनी का यूज नहीं किया, सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का ही यूज किया है। यहाँ पे गुड्स परचेज की जाती हैं, यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं प्रोड्यूसर सेक्टर को। दैट इज कॉल्ड रियल फ्लो, यानी कि रियलिटी के अंदर ये 2 सेक्टर जो हैं ये किस तरह से इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, सर्विसेज और गुड्स को लेके। जब हम सिर्फ और सिर्फ गुड्स और सर्विसेज की बात करते हैं रेदर देन मनी, तो उसको बोलते हैं रियल फ्लो। क्लियर? अब हम बात करते हैं मनी फ्लो। तो क्या इन दोनों सेक्टर्स में मनी का इंटरचेंज नहीं होता? होता है, डेफिनेटली होता है, क्योंकि मनी के आगे ही हमारा क्या इकोनॉमी चलती है। मनी फ्लो कैसे जाता है? हमें पता है कि हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर्स को क्या प्रोवाइड करता है, सारे के सारे फैक्टर इनपुट्स देता है,
और फिर अगर इनपुट्स हम प्रोड्यूस सेक्टर को प्रोवाइड करेंगे तो प्रोड्यूस सेक्टर इसके बदले में पेमेंट ज़रूर करेगा। लैंड के बदले में वो रेंट प्रोवाइड ज़रूर करेगा, लेबर के बदले में उनको वेजेस प्रोवाइड ज़रूर करेगा, कैपिटल के बदले में जिससे भी कैपिटल उधार ली है उसके बदले में उसको इंटरेस्ट टाइम टू टाइम ज़रूर प्रोवाइड करेगा। और एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि जो भी ऑनर है वो अपने हिस्से के लिए प्रॉफिट भी ज़रूर रखेगा, और वो ऑनर भी क्या होता है, हमारे जनरल पब्लिक में से कोई पर्सन होता है। ठीक है, तो इन सब के बदले में क्या दिया जाता है, पेमेंट्स। ये प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर को जाने वाली पेमेंट्स हैं। क्लियर, तो ये मनी में ही दी जाती है। इसके बाद आता है कि हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, परचेजिंग करता है प्रोड्यूसर से जो भी उसको गुड्स चाहिए अपने कंजम्पशन के लिए, और कंजम्पशन के लिए फ्री में तो वो गुड्स लेगा नहीं, उसके बदले में क्या करेगा, खर्चा करेगा, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ गुड्स। जो भी उसने गुड्स परचेज करी उसके बदले में एक्सपेंडिचर करेगा। तो जब भी हम खर्चों की बात करते हैं, पेमेंट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे मनी का रोल होता है, इसीलिए इसको मनी फ्लो कहते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 सेक्टर इकोनॉमी को ही लिया है। इसी 2 सेक्टर की इकोनॉमी में हमने रियल फ्लो और मनी फ्लो को चेकआउट किया है। आई होप कि आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है, रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या होता है, और डेप्रिसिएशन के कुछ कंसेप्ट आज हमने कवर किए हैं। तो आज का टॉपिक काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी जो रह गया वो नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।